नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक अशोक के अभिलेखों के बारे में। यह दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक एक बहुत बड़े शासक के रूप में, महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों, खासकर आपके सभी परीक्षाओं में, चाहे दोस्तों आपके यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, या फिर दोस्तों वनडे एग्जाम हो, या फिर आपके इस जो यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम हो, दोस्तों इनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों सबसे पहले हम अशोक के बारे में जानेंगे और अशोक से संबंधित जो अभिलेख हैं उनको भी हम यहां पे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर वो आप सभी तक पहुंचाई जाती है। हर एक फैक्ट को हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं और हिस्ट्री की सभी चीजें, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, उन सभी चीजों को दोस्तों हम डिटेल में आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने अशोक का नाम सुना होगा। अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक के रूप में आप सभी को दिखाई देते हैं। कौन से दोस्तों? तो जो मौर्य वंश है उसके शासक के रूप में जो है दोस्तों आपको यहां पर जो अशोक हैं दोस्तों वह दिखाई देते हैं। और दोस्तों, यदि हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में हमें चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई देते हैं, जिन्होंने दोस्तों चाणक्य की सहायता से, जिनको चाणक्य को हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य कहते हैं, उनकी सहायता से उन्होंने जो अंतिम जो आपके नंद शासक थे, जिनको हम घनानंद के रूप में जानते हैं, उनको पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम और आप सभी मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। उसी मौर्य वंश में एक महान शासक हुए जिनको हम अशोक के नाम से जानते हैं। तो अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से कई सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सा कार्य अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था। कौन सा कार्य 12 वर्ष बाद हुआ था, कौन सा 13 वर्ष, कौन सा 8 वर्ष। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लुम्बिनी की यात्रा उन्होंने कब की, जो धम्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति कब की। तो ये सभी चीजें आपको यहां से काउंट करनी होंगी राज्याभिषेक, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो अशोक का जो राज्याभिषेक होता है वो 269 ईसा पूर्व में हमें दिखाई देता है। और उनके अशोक के अभिलेखों में इस तिथि से उनके कार्यों की गणना की गई है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अशोक जिनकी यदि हम बात करते हैं, जो आपके 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। तो अशोक के हमें कई सारे नाम और उनकी उपाधियां जो हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती हैं। अब आप सभी को पता होगा कि यदि हम साक्ष्य की बात करते हैं बेटे, तो ये जो साक्ष्य है, ठीक है, ये जो साक्ष्य है, यदि हम साक्ष्य की बात करते हैं तो साक्ष्य आप मुख्यतः दो प्रकार के देखते हो। एक बेटे जिसे आप साहित्यिक साक्ष्य कहते हो, ठीक है, एक जिसे आप साहित्यिक साक्ष्य कहते हो, ठीक है, और दूसरा बेटे जिसे आप किस नाम से पुरातात्विक साक्ष्य कहते हो, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जिन्हें आप जानते हैं। तो पॉइंट यह है कि एक तरफ जहां पे साहित्यिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जितनी बुक्स हैं,
उनके अंतर्गत जैसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र जो आप कहते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो अलग अलग ग्रंथों में मौर्य वंश से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ है जहां पे अशोक से संबंधित जानकारी मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों में बात करते हैं, जैसे इनके हो गए आपके अभिलेख। क्या हो गया भैया? अभिलेख। अशोक ने अपने शासन काल में कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, कई सारे विहारों को दान किया था। जैसे आप बात करते हैं ना बराबर की गुफाओं की बात करते हैं ना, ये चीजों की, तो इनमें भी प्रमाण मिलते हैं अशोक से संबंधित। इन सभी चीजों की चर्चा हम यहां पे आपके साथ करेंगे। तो जैसे यदि हम बात करते हैं कि अशोक का नाम जो अशोक वर्धन है ये कहां से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है हमें जो विष्णु पुराण है। कौन सा? विष्णु पुराण में जो है हमें अशोक का नाम एज अशोक वर्धन मेंशन है, जबकि जो मास्की अभिलेख है उस मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। वहीं पे जो भाब्रू लेख है वहां पे अशोक के लिए मगधाधिराज, जिसका मतलब होता है मगध का राजा। क्या होता है? मतलब मगध के राजा के रूप में जो है उसको जो भाब्रू इंस्क्रिप्शन है वहां पे देखने को मिलता है। जबकि पनगुड़रिया इंस्क्रिप्शन, जिसे हम बुधनी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसमें इनको किस रूप में उल्लेखित किया गया? अशोक को महाराज कुमार के रूप में। किसमें? महाराज कुमार के रूप में जो है अशोक को वहां पर उल्लेखित करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बराबर केव इंस्क्रिप्शन जो है, बराबर गुहा लेख जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे अशोक के लिए पियदस्सी राजा के रूप में जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता होगा कि वह कौन से अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम एज अशोक ही शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं? तो 4 ऐसे लघु शिलालेख मिले हुए हैं। बेटे देखो समझिएगा, जब हम अशोक के अभिलेख की बात करेंगे, ठीक है, तो अब इस अशोक के अभिलेख बेटे 3 फॉर्मेट में हमें मिलते हैं। कितने फॉर्मेट में? 3 फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट क्या क्या है? सबसे पहले जिसे हम क्या कहते हैं? आपके शिलालेख कहते हैं। सबसे पहले हम इन्हें क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बेटे रॉक एडिक्ट कहते हो, ठीक है। दूसरा जिसे बेटे आप पिलर एडिक्ट कहते हो, जिसे हम लोग हिंदी में स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जिसे आप गुहा लेख कहते हो, और इंग्लिश में जिसे आप केव इंस्क्रिप्शन कहते हो। ये जो आपका शिलालेख है ये फर्दर 2 भागों में बटेगा, वैसे स्तंभ लेख भी फर्दर 2 भागों में बढ़ता है, जैसे बृहद शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा आपका लघु शिलालेख, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। वैसे ही बृहद स्तंभ लेख, जिसे आप मेजर पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हो, और लघु शिला स्तंभ लेख, जिसे आप माइनर पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हो। तो उसी में जो ये लघु शिलालेख है, तो 4 ऐसे लघु शिलालेख प्राप्त हुए जहां पे अशोक का नाम मेंशन अशोक के रूप में मिलता है। कौन कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। एंड व्हाट इज दैट? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलन। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलन ये ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जहां पे अशोक का नाम अशोक के रूप में उल्लेखित दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा कनगनहल्ली बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। कनगनहल्ली में अशोक को रान्यो अशोक, रान्यो का मतलब होता है, अर्थ होता है राजा अशोक के रूप में जो जानकारी है वो प्राप्त होता है। अब बेटे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कनगनहल्ली है, कनगनहल्ली से जो हमें स्तूप प्राप्त हुआ है वहां पे अशोक का चित्र मिला है। क्या मिला है? अशोक का जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र है, वह वहां से प्राप्त होता है। इसको भी आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब सर्वप्रथम मास्की लेख में अशोक के नाम को पढ़ा गया था, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी मैंने बताया कि 4 अभिलेख हैं जहां पे अशोक का नाम मिल रहा है अशोक, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलन। इन चारों में सबसे पहले जो अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया वो कहां पढ़ा गया? किस अभिलेख में बेटे? जो मास्की अभिलेख था उसमें पढ़ा गया, और साथ ही साथ मास्की लेख में देवा नाम पियस अशोकस, और गुर्जरा अभिलेख में देवा नाम पियस पियदाशिनो अशोक राजस उत्कीर्ण है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। किसने भैया?
एक मास्की और दूसरा गुर्जरा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मास्की में अशोक के लिए देवा नाम पीएस अशोकस मिलता है, जबकि गुर्जरा लेख में अशोक के लिए देवा नाम पीएस प्रियदाशिनो अशोक राजस के रूप में उल्लेखित देखने को मिलता है। अब यहां पे एक चीज जानकारी आपको मैं और बता दूं, जिस हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सर्वप्रथम सफलता है किसने प्राप्त की थी, आप सभी जानते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था। 1834 में उन्होंने कार्य शुरू किया और 1837 में उनको जो अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है उसको उन्होंने सफलतापूर्वक पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि, अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कितनी लिपियों का प्रयोग है, भाषाओं का प्रयोग है, हर एक डिटेल दोस्तों हम आपको यहां पे शेयर करेंगे। ठीक है, अगला कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जहां पे अशोक के लिए देवा नाम प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग मिलता है। कंफ्यूज मत होइएगा, देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय, ये सब टाइटल अलग अलग हैं। यदि आप इनको कंफ्यूज करके एक मिक्स कर देते हो तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने पॉइंट आउट करके अलग अलग यहां पे लिखा है। देवा नाम प्रियदर्शी जो है, ठीक है, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी जो है, कौन कौन से अभिलेख हैं, तो 4 अभिलेख ध्यान रखिएगा। एक रुम्मिनदेही अभिलेख जिसे आप लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन भी कहते हो, दूसरा निगलीवा सागर इंस्क्रिप्शन, तीसरा रूपनाथ इंस्क्रिप्शन और चौथा गिरनार इंस्क्रिप्शन। ये 4 ऐसे लेख हैं जहां पे दोस्तों अशोक के लिए देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी जो शब्द है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा प्रियदर्शी कहां पे मिला हुआ है, केवल प्रियदर्शी जो टर्म है, केवल प्रियदर्शी। यहां पे ऊपर जो इंस्क्रिप्शन थे इसमें देवा नाम प्रियदर्शी मिला था, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल प्रियदर्शी शब्द की बात कर रहे हैं और वो मिलता है भाब्रू बैराट लेख में, इसके अलावा कांधार अभिलेख में, और एक जो सिंघली ग्रंथ है जिसमें आप सिंघली ग्रंथ में यदि आपने सुना होगा श्रीलंका से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंघली यदि हम ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें 2 हैं सिंघली अनुश्रुतियों में। एक है बेटे जो कि आपको यहां पे लिखा हुआ है दीपवंश, एक और आता है दोस्तों आपका महावंश। तो इसी में जो दीपवंश है उस साहित्यिक लेख में भी मिलता है अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग, और जो कांधार लेख है और भाब्रू बैराट लेख है उसमें भी अशोक के लिए जो प्रियदर्शी शब्द है उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देवा नाम प्रिय, यह किसमें उल्लेख मिलता है, तो अशोक का जो 12वां एवं 13वां शिलालेख है, अशोक का शिलालेख संख्या 12 और शिलालेख संख्या 13, इन दोनों अभिलेखों में अशोक के लिए देवा नाम प्रिय जो शब्द है उसका उल्लेख दिखाई देता है। साथ ही साथ दीपवंश और महावंश में भी देवा नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी का जो उल्लेख है वो हमें दिखाई देता है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग मिलता है, अब यहां पे आपने देखा कि देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो दीपवंश महावंश जैसे आपके साहित्यिक ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्यिक ग्रंथ है, बेटे ध्यान रखिएगा ये दोनों आपकी बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, कल को आपके एग्जाम में जो बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो जो दीपवंश महावंश है ये आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के जो आदि पर्व है, अब आप सभी को पता होगा जैसे हमारे बुक्स में चैप्टर होते हैं, पाठ होते हैं, ठीक है, वैसे ही रामायण महाभारत में भी पाठ होते हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे रामायण में 7 कांड है, चैप्टर्स को वहां पे क्या कहा गया, कांड कहा गया, बाल कांड, उत्तर कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, आप सभी ने पढ़ा होगा, अयोध्या कांड, तो वो चैप्टर्स के नाम है 7 अलग अलग। वैसे ही जो आपके महाभारत है उसमें भी चैप्टर्स हैं जिनको पर्व कहा गया है। ठीक है, भीष्म पर्व है, ठीक है, वन पर्व है, आदि पर्व है, ये सभी पर्व के नाम हैं। ठीक है, चैप्टर्स के नाम है। तो महाभारत में जो आदि पर्व है उसमें अशोक को महासुर, वीर एवं अपराजित कहा गया है। क्या कहा गया है, महासुर कहा गया है, वीर कहा गया है, और अपराजित के रूप में जो उल्लेख है अशोक का उसमें दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस हम अशोक की बेटे बात कर रहे हैं उस अशोक के अभिलेख हमें कई सारे रीजन में, 1 2 नहीं,
कई सारे रीजन में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है दिखाई देता है, चाहे हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, ठीक है, चाहे आपका कलिंग की बात करें, जौगढ़, धौली, ठीक है, उसमें बात करते हैं, या फिर पनगुड़रिया, सांची, गुर्जरा, आपका सारनाथ, रामपुरवा, ठीक है, रूपनाथ आपका हो गया, निगलीवा सागर हो गया, दिल्ली हो गया, टोपरा हो गया, कालसी हो गया, ये सभी रीजन, इवन कांधार आपका क्षेत्र हो गया, काबुल हो गया, शहबाजगढ़ी हो गया, मनसा हो गया, पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया, ये ऐसे रीजन है जहां पे अशोक के कई सारे जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमें देखने को मिलती थी। तो अशोक की जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो उपाधि थी वो क्या हमें दिखाई देती है? प्रियदर्शी। सर्वाधिक जो लोकप्रिय जो उनकी उपाधि है वह लोकप्रिय दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा इतिहासकारों ने उन्हें राजर्षि, ठीक है, धर्मराज, बौद्ध शासक, प्रथम शांतिवादक शासक कहकर भी संबोधित किया। मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जिस प्रकार की चीजें अशोक के बारे में पढ़ी उसके आधार पर उन्होंने कई सारे नामकरण अशोक के किए, जैसे राजर्षि, धर्मराज, ठीक है, बौद्ध शासक, प्रथम शांतिवादिक शासक के रूप में जो है वो इनको लिखित करते हैं। भले ही अशोक ने कलिंग के युद्ध में लाखों लाख लोगों को मारा हो, लेकिन उनको शांतिवादक शासक के रूप में यहां पे वो बताते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक शासिका है गढ़वाल वंश की, तो गढ़वाल वंश की शासिका रानी कुमार देवी के जो सारनाथ लेख हैं, कौन से? सारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सारनाथ से किस गढ़वाल शासिका का लेख मिला हुआ है, और वो किसका है? कुमार देवी का है। तो उनके सारनाथ लेख में उन्हें अर्थात अशोक को धर्मोशोक कहा गया। क्या कहा गया है? धर्मोशोक के रूप में उल्लेखित किया गया है। वहीं पे जो यूनानी लेख हैं, जो यूनानी इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें इनको रासिलेउस एवं आरामिक जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो आरामिक लेख हैं, उनमें उनके लिए मलका शब्द का प्रयोग किया गया। यूनानी लेखों में अशोक के लिए रासिलेउस शब्द का, और आरामिक लेखों में अशोक के लिए मलका शब्द का जो प्रयोग है वह देखने को मिलता है, जो कि राजा की उपाधि के कई सारे नाम जो है देखने को मिलते हैं। तो यदि हम कुछ इस आपके इतिहासकारों को माने तो उनके अनुसार जो है कि एक ही समय में वह भिक्षु भी था और सम्राट के रूप में भी कार्य कर रहे थे, क्योंकि अशोक ने जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को अपने बढ़ावा दिया था, चाहे वो स्तूपों के निर्माण की बात करें, चाहे बौद्ध अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों के प्रचार की बात करें, वो अपने आप में काफी विशिष्ट है। आपके अशोक की पॉलिसी जब आप देखेंगे, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो इसीलिए जो है कि कई सारे इतिहासकार अशोक को एक भिक्षु के साथ साथ जो सम्राट के रूप में भी देखते हैं। वहीं पे कल्हड़ जो कि कश्मीर के इतिहास पे एक बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या है? राज तरंगिणी। बेटे नाम इनका याद रखिएगा बुक का, राज तरंगिणी, ठीक है। इस राज तरंगिणी पुस्तक में हमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर का जो इतिहास है बेटे उसकी जानकारी यहां से प्राप्त होती है। और उसी कल्हड़ ने जो है कि अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ जिन्होंने अपने इस बुक में, ठीक है, राज तरंगिणी में उन्होंने अशोक को कश्मीर के प्रथम मौर्य शासक के रूप में जो है उनको उल्लेखित किया है। और पुराणों के अनुसार देखें तो अशोक ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो हम जब भी पुराणों की बात करते हैं तो हमको लगता है कि पुराण केवल और केवल एक शुद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं है, पुराणों से हमें इतिहास के बारे में बड़ी ही विशिष्ट जानकारी मिलती है। चाहे हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, बात करें गुप्त काल की, बात करें सातवाहन काल की, बात करें शुंग काल की, इन सभी के बारे में जानकारी हमारे जो पुराण हैं उसमें भी उल्लेखित है। अब आप सभी जानते होंगे कि यदि बेटे हम पुराण की बात करते हैं तो जो पुराण है, जो महापुराण की जिनकी संज्ञा दी जाती है, उनकी संख्या कितनी है बेटे? 18। और जो उप पुराण हैं उनकी संख्या कितनी बेटे? 29। ठीक है,
तो ये जो 18 और 29 की संख्या में पुराण हैं, ये हमारे भारतीय इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनसे मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल, इनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के शासकों संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। आप सभी ने अक्सर सुना होगा सातवाहनों को आंध्र सातवाहन कहा गया। तो सभी जो चीजें हैं वो हमें पुराणों से भी मिलती हैं। तो पुराण केवल और केवल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक दृष्टिकोण से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते यहां पे हमें ऐतिहासिक इनकी महत्व को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अशोक को जो है कि पुराणों के अनुसार 37 वर्ष तक शासन करते हुए दिखाया गया है। अब अशोक के बारे में जो उनके अभिलेख हैं उनसे संबंधित कुछ बड़े ही जबरदस्त पॉइंट हैं, उनको समझिएगा। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में, कब 1750 में किसने खोजा? स्टीफन थैलर ने खोजा था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सबसे पहली बार कब और किसने खोजा? स्टीफन थैलर ने 1750 में खोजा था। ठीक है, और उन्होंने कौन सा अभिलेख खोज के निकाला? तो उस अभिलेख का नाम क्या है? तो उन्होंने जो है कि दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है, कौन सा बेटे? दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन जो है उन्होंने खोज के निकाला था। किसने? स्टीफन थैलर ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन शम्स ए सिराज अफिक के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का एक असफल प्रयास किया था। अब अशोकन इंस्क्रिप्शन डिसाइफर कब हो रहे हैं, पढ़े कब जा रहे हैं? 1834 से शुरुआत होती है और 1837 में जाके उनको पहली बार सफलता मिलती। लेकिन यदि हम देखें कि इसके पहले भी, ठीक है, जो तुगलक वंश में आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, उन्होंने जो दिल्ली के ब्राह्मण्स थे, दिल्ली के ब्राह्मण थे, उनसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो है इस पढ़ने में वो क्या रहे? असफल रहे। और अंततः यदि हम देखें तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के उस समय के वर्तमान सचिव, जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने सबसे पहली बार इसे पढ़ा था। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अच्छा कौन सी लिपि पढ़ी थी इन्होंने? जो ये लिपि जो थी उन्होंने ब्राह्मी पढ़ी थी। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय जो मुद्रा शास्त्र है, भारतीय बेटे जो मुद्रा शास्त्र है, जिसे आप इंडियन नमेस्मेटिक्स कहते हो, ठीक है, इस भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन नमेस्मेटिक्स? हु इज द फादर ऑफ इंडियन नमेस्मेटिक्स? द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। कौन है भैया? यही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्हें हम भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और यह भाई साहब जब इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मी लिपि है 1834 में उन्होंने डिसाइफर किया, 1834 से 1837 माफ कीजिएगा, 1834 में इन्होंने कार्य शुरू किया था और 1837 में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। जब एक सिंगल डेट पूछा जाएगा, देन योर आंसर इज 1837, लेकिन कब से कब के बीच में, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो 1834 से 1837 के बीच में उन्होंने सफलता प्राप्त किया था। ठीक है, इसके अलावा अब इन्होंने किस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा? जैसे मैंने अभी बताया कि खोजा था उन्होंने, स्टीफन थैलर ने 1750 में किस इंस्क्रिप्शन को खोजा था? दिल्ली मेरठ को। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बार पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, तो भैया कौन सा इंस्क्रिप्शन पढ़ा? तो उन्होंने जो है कि दिल्ली टोपरा। बेटे देखो, अब यहां पे बहुत पढ़ना आसान हो जाएगा। दिल्ली कॉमन है, ठीक है, दिल्ली दिल वालों के दोनों के लिए। एक है दिल्ली बेटे मेरठ अभिलेख और दूसरा है बेटे दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली मेरठ सर्वप्रथम खोजा गया, दिल्ली मेरठ जो है सर्वप्रथम खोजा गया, ठीक है, और दिल्ली टोपरा जो है कि सर्वप्रथम पढ़ा गया। ठीक है, पढ़ा गया, खोजा गया 1750 में और पढ़ा गया 1837 में। ठीक है, खोजा किसने था? स्टीफन थैलर ने। ठीक है, और पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। इतनी चीजें यदि पॉइंट बाय पॉइंट आप पढ़ते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर भी कुछ आएंगे। मैं दावा करता हूं कि आप लोग अच्छे से
बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं, पढ़ें। इन सभी चीज की जो पीपीटीज हैं वो हमारे ऑफिशियल ऐप पे भी आपको मिल जाएगी। इनसे संबंधित हमने जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अपने जो आपका ऑफिशियल ऐप है हमारा उस पे भी आपको मिल जाएगा। चाहे हम हिस्ट्री की क्लासेस की बात करें, आर्कियोलॉजी की क्लासेस की बात करें, सब कुछ दोस्तों हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि इस समय जब इन्होंने पढ़ा था, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो उस समय एलेक्जेंडर कनिंघम उनके सहायक थे। अब यहां पे बेटे नाम आया किसका, एलेक्जेंडर कनिंघम का। ये एलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, आपने कई बार नाम सुना होगा एलेक्जेंडर कनिंघम का। एलेक्जेंडर कनिंघम को हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय पुरातत्व का यह जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। और भारतीय पुरातत्व को कंट्रोल कौन करता है, वह कंट्रोल करती है ASI, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, जिसे कि 1861 में 1861 में स्थापित किया गया। तो इस जो ASI है इसके प्रथम महानिदेशक भी यही थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, प्रथम महानिदेशक के रूप में भी कौन है भैया, तो एलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम महानिदेशक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि 1871 में जाकर पहली बार जो है एज अ डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट होते हैं, प्रतिमाह 2000 रुपए वेतन के साथ। खैर जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो एलेक्जेंडर कनिंघम भी जेम्स प्रिंसेप के सहायक रूप में वहां पे थे। तो अतः जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया था। उद्वाचन मतलब कि उन्होंने पढ़ा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब जेम्स प्रिंसेप ने ये डिसाइफरमेंट किया, ये उर्दवाचन किया, तो उनसे इंपॉर्टेंट गलती ये हो गई थी कि उन्होंने जो देवानामपीय है, उस देवानामपीय का उन्होंने जो समीकरण है उसका जो उन्होंने रिलेशन है वो अशोक से नहीं किया, भारत के अशोक से नहीं, बल्कि लंका के जो शासक तिस थे, ठीक है, उनसे उन्होंने स्थापित कर दिया था। अब इंपॉर्टेंट है कि भले ही जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया, बट ही मिस्टेकली उन्होंने क्या किया, द रिलेशन ऑफ द टर्म देवानामपीय विथ द श्रीलंकन रूलर तिस, उन्होंने श्रीलंका के शासक तिस से उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा धौली और गिरनार के अभिलेखों को भी पढ़ने का काम जो है वो जेम्स प्रिंसेप का ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रियदर्शी को जो है कि पहचान की कि भैया नहीं, ये जो प्रियदर्शी भाई साहब हैं एक्चुअली में ये अशोक ही हैं, कोई और नहीं है। तो श्रीलंका के आपके प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम क्या था भैया, जिनका नाम था जेम्स टर्नर। नाम क्या था बबुआ का, जेम्स टर्नर। और इन भाई साहब ने सबसे पहले जो पाली ग्रंथ है दीपवंश, मैंने अभी बताया था महावंश, दीपवंश सिंघली बौद्ध अनुश्रुतियां हैं, जिसमें दीपवंश में जो आपके प्रियदर्शी था उसका इन्होंने समीकरण अशोक से स्थापित कर प्रिंसेप की जो है कि इसको जानकारी दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसके द्वारा प्रियदर्शी की पहचान अशोक के रूप में की गई थी, तो वो थे आपके जेम्स टर्नर ने, जिन्होंने अशोक की पहचान दीपवंश में उल्लिखित प्रियदर्शी शब्द से की थी। ठीक है, इसके अलावा 1840 में नॉरिस के द्वारा जो है पहली बार जो शहबाज गढ़ी इंस्क्रिप्शन जो कि अशोक का है वो पढ़ा गया। वहीं पे अभी देखिए मैं पूरी डिटेल में आऊंगा कि कौन सा इंस्क्रिप्शन कहां से मिला है, ठीक है, उसका खोजकर्ता कौन है, उसमें किसके बारे में जानकारी मिलते, ये सभी चीजें मैं दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अभी आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन का क्लास बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में एक छोटा से छोटा भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना पाएगा यदि आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपने जो अशोकन इंस्क्रिप्शन के टॉपिक से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं फिर वो आपके छूटने वाले नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर से जल्दी से कर दीजिएगा। अभी तो यहां पे बस ट्रेलर है अभी। ठीक है, 1840 में किट्टो ने जो है कि जो भाब्रू शिलालेख है
उसको पंडित कमलकांत की सहायता से पढ़ा था। 1840 में नॉरिस ने सरबाजगढ़ इंस्क्रिप्शन पढ़ा और उसी 1840 में आपके जो किट्टो हैं उन्होंने भाब्रू इंस्क्रिप्शन को, जो कमलकांत पंडित हैं उनकी सहायता से उन्होंने उसको पढ़ा था। इसके अलावा डी.आर. भंडारकर का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने न केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, ध्यान रखिएगा, अशोकन इंस्क्रिप्शन की जो हिस्ट्री है, अशोक की जो हिस्ट्री है, ऑन द बेसिस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के इतिहास को अशोक के अभिलेखों पर लिखने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? डी.आर. भंडारकर के द्वारा किया गया था। अब पॉइंट यह है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में एकमात्र लेखक का उल्लेख है और वह लेखक कौन है? चापड़। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हो तो आपके दिमाग में तुरंत याद आता है हरिसेन का, आप एहोल इंस्क्रिप्शन पढ़ते हो आपके दिमाग में तुरंत आता है याद किसका? रवि कीर्ति का। वैसे ही जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें लेखक कौन थे? तो एकमात्र लेखक जिसका उल्लेख मिलता है दैट इज चापड़। क्या मिलता है? चापड़। और इस लेखक जिसके नाम को जो है कि अशोक के ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, जटिंग रामेश्वर इंस्क्रिप्शन में और सिद्धपुर सेकेंड अभिलेखों में जो है यह उल्लेख जो है चापड़ के नाम का जो उल्लेख है वो हमें बेटे दिखाई देता है। ठीक है, तो चापड़ नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्तंभ अभिलेख संख्या 7, ठीक है, स्तंभ अभिलेख संख्या 7 में अशोक के काल की आखिरी घोषणा मानी जाती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के काल का अंतिम जो घोषणा है वह किस अभिलेख में, किस इंस्क्रिप्शन में बेटे प्राप्त होता है? तो वो इनका स्तंभ संख्या 7 जो है, ठीक है, वहां पे इसका उल्लेख मिलता है और इसमें वर्णित एकमात्र विदेशी शक्ति ताम्रपर्णी, जिसको कि हम श्रीलंका के रूप में पहचानते हैं, उसका उल्लेख दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं प्राचीन शहर के रूप में और उनकी वर्तमान स्थिति के रूप में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ताम्रपर्णी किससे एसोसिएट करता है? तो ध्यान रखिएगा बेटे, श्रीलंका से। ठीक है, वैसे ही अलग अलग जो नामकरण है वो आते हैं, तो जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा। जैसे आपके कई सारे यूनानी ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है। जैसे आपकी हम बात करें तो यूनानी ग्रंथों में पाली बोथ्र शब्द का प्रयोग किया जो कि पाटलिपुत्र का है, सैंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो अलग अलग जो नाम है अलग अलग लेखों में, साहित्यों में अलग अलग राइटर्स के द्वारा किया गया है, जिनकी पहचान अलग अलग क्षेत्रों से की जाती है। तो इनको भी अच्छे से नोट करते हुए चलिए, जितने भी डिटेल्स आएंगे मैं बीच बीच में बताता चलूंगा। ठीक है, प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण तथा 13वें शिलालेख सहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। ठीक है, ये अभी मैं आगे आएगा इसमें सहबाजगढ़ी संस्करण बाकी चीजें, तो वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में किन क्षेत्रों से मिले हैं? तो कर्नाटक का क्षेत्र हो गया और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, जहां पे हमें सबसे अधिक संख्या में अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त होते हैं। और अशोक ने सबसे सर्वप्रथम लघु शिलालेख लिखवाया और उसके बाद जो 14 प्रमुख शिलालेख हैं, जिसको हम लोग दीर्घ शिलालेख या फिर जो बृहद शिलालेख हैं, उनको लिखवाया। और अंत में जो है कि जो 6 स्तंभ लेख हैं उनको उन्होंने निर्गत कराया था, उनको उन्होंने लिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से शिलालेख लिखे गए थे? लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट जो है सबसे पहले लिखे गए, फिर जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो लिखे गए और लास्टली आपके जो पिलर एडिक्ट हैं उनको लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियां जो स्क्रिप्ट हैं उनका प्रयोग देखने को मिलता है? तो अशोकन इंस्क्रिप्शन के साथ यदि हम बात करते हैं तो कुल 4 लिपि हैं। कितनी बेटे? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया और भाषा क्या रही है? प्राकृत भाषा। भाषा क्या रही है? प्राकृत भाषा के साथ 4 लिपियां रही और वो लिपियां हैं आपकी ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी। ये 4 लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और ग्रीक, जिसको हम लोग यूनानी कहते हैं, इन 4 लिपियों का जो प्रयोग है बेटे वो अशोकन इंस्क्रिप्शन में दिखाई देता है। और कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा? दैट इज प्राकृत भाषा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि 4 लिपियां जरूर हैं और प्राकृत भाषा जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहां पे केवल और केवल किसका प्रयोग किया गया? तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, जिन्हें हम पिलर एडिक्ट कहते हैं, या फिर जो आपके केव इंस्क्रिप्शन है जिनको हम लोग गुहा लेख कहते हैं, इनमें केवल और केवल ब्राह्मी लिपि
और प्राकृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है। बाकी जो 3 अन्य भाषाएं हैं, खरोष्ठी, आरामाइक और यूनानी, इनका प्रयोग हमें स्तंभ लेखों में या फिर गुहा लेखों में, जिसे हम लोग केव इंस्क्रिप्शन कहते हैं, उनमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो पॉइंट यह है, आपने ब्राह्मिक लिपियों को तो पढ़ा होगा, लेकिन कौन कौन से ऐसी लिपियां हैं जिनमें हमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मिलता है और जिनमें हमें आरामाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। तो अशोक की सहबाजगढ़ इंस्क्रिप्शन और मानसेहरा अभिलेख में जो है कि अशोक को खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। मानसेहरा और सहबाजगढ़ इंस्क्रिप्शन अशोक के वो अभिलेख हैं जिनमें उन्होंने किस लिपि का प्रयोग किया है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। और सहबाजगढ़ी को वेनसांग ने पोलुषा कहा है। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि ताम्रपर्णी की पहचान श्रीलंका से हुई अभी, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पोलुषा की पहचान किससे होगी? पोलुषा की पहचान बेटे सहबाजगढ़ी से होगी। और ये पहचान किसने की? तो वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री हैं, उन्होंने जो है कि सहबाजगढ़ी को अपने ग्रंथ में क्या कहा है? पोलुषा कहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आरामाइक लिपि का, तो आरामाइक लिपि का जो प्रयोग है लघमान इंस्क्रिप्शन और जो आपका तक्षशिला अभिलेख है, इसमें आरामाइक लिपि का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। तो लघमान से प्राप्त जो दोनों शिलालेख हैं, दोनों अभिलेख जो हैं, उनमें राज्याभिषेक के 16 वर्ष बाद, अभी मैंने बताया था 269 में, ठीक है, आपने देखा 269 ईसा पूर्व में जो है कि 16 वर्ष बाद अर्थात इनके 17वें वर्ष में उन्होंने यह निर्गत किए गए थे, इनका निर्माण कराया गया था। और इसी आपके जो लघमान के जो आपके लेख हैं उसमें वक्षु नामक प्रशासक और कार्थी का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वक्षु नामक प्रशासक का उल्लेख कहां पे, किस इंस्क्रिप्शन में मिला है? लघमान लेख में मिला है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा कार्थी का तात्पर्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, कार्थी का मतलब क्या है? तो जो राजमार्ग होता था। ठीक है बेटे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जो कि द्विभाषिक लिपि में लिखे गए हैं? 2 लिपियों का प्रयोग एक अभिलेख में एक साथ किया गया है। तो उसमें कंदहार और आपके सेरेकुना अभिलेख ऐसे हैं जिनमें यूनानी लिपि और आरामाइक लिपि, इन दोनों लिपियों का जो प्रयोग है वह एक साथ मिलता है। ठीक है, कंदहार का कौन सा इंस्क्रिप्शन बेटे? सेरेकुना इंस्क्रिप्शन, जिसमें यूनानी और आरामाइक लिपि का, ग्रीक एंड आरामाइक स्क्रिप्ट जो है, बोथ जो है एक साथ उनको प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो अशोक पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के सहारे सीधे तौर पे अपनी प्रजा को संबोधित करने का प्रयास किया। जैसे हम अभी वर्तमान समय में एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करते थे, कुछ समय पहले तक हम देखते थे, आप सभी ने देखा होगा, अभी भी होता है कि वॉल्स पे पोस्टर लगाते हैं, दीवालों पे आपने प्रचार देखा होगा, लिखा गया। ठीक है, तो इन्होंने स्तंभ को माध्यम बनाया, पिलर्स को माध्यम बनाया, चट्टानों को माध्यम बनाया, जहां पे उन्होंने इस प्रकार के अपने जो आदेश हैं उन्होंने जनता तक पहुंचाने का यह कार्य इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा जो है वो अशोक से ही जुड़ी हुई दिखाई देती है। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो कि अशोक के पहले के माने जाते हैं, प्रिय अशोकन माने जाते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा महास्थान, श्रोहगौरा, बडली, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कि प्रिय अशोकन उनको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यदि हम इन अशोकन इंस्क्रिप्शन को देखते हैं तो अशोक के अभिलेख सम्राट के व्यक्तिगत विचारों, उनके उद्देश्यों को प्रस्तुत करते हैं कि अशोक का उद्देश्य क्या था, उनके व्यक्तिगत विचार क्या थे। यही कारण है कि जब आप अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक प्रकार से अशोक की जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो आत्मकथा है, उस प्रकार से पढ़ने जैसा हमें दिखाई देता है। क्योंकि आपको जब ये इंस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो अशोक के क्या कुछ विचार थे, क्या कुछ उनके बाकी जनता के प्रति क्या भाव थे, इन सभी चीजों की जानकारी आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन में दिखाई देता है। पूरी लिस्ट ही तो है। यदि अभी मैं आप लोगों को अशोकन इंस्क्रिप्शन को एक एक, हर एक पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, केव एडिक्ट के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी मैं एक एक करके आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अशोक के अभिलेखों को धम्म लिपि कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को धम्म लिपि कहा जाता है और वह एक प्रकार का धर्मशास्त्र था। ठीक है, अभी आएंगे तो अशोक के अभिलेखों को जो धम्म लिपि है उसको भी उन्होंने उल्लेखित किया है अपने अभिलेखों में कि हमारी जो लिपि है उसको हम लोग धम्म लिपि कह रहे हैं। ठीक है, जो इनका षष्ठम शिलालेख है अर्थात सिक्स्थ रॉक एडिक्ट है, वो बताता है
कि धम्म लिपि लिखवाने के उसके दो उद्देश्य थे। सिक्स्थ रॉक एडिक्ट में बोलता है, क्या बोलता है भैया, कि पहला कि पाषाण पर खुदे होने के कारण यह क्या होंगे, चिर स्थायी होंगे, मतलब कि ड्यूरेबल होंगे, लंबे समय तक उसके ये चीजें जो हैं प्रजा तक पहुंचती रहेंगी। और दूसरा कारण यह था कि उसके पुत्र पौत्र और प्रजा के भौतिक और नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। कि मान लीजिए जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन्होंने इसके माध्यम से दी, तो उसकी जो प्रजा है, उनके जो आने वाले जो सक्सेसर्स हैं, उनके चाहे पुत्र हो पौत्र हो, वो भी इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, उनको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, आप सभी जानते हैं, प्राकृत भाषा थी। क्योंकि प्राकृत भाषा जो है, ऐसा माना जाता है कि वो उस समय की आम जन भाषा थी, जो कि लोगों के बीच में अधिकतर बोली और समझी जाती थी। ठीक है, अशोक ने कुल 37 वर्ष लगभग शासन किए, और इस 37 वर्षों के शासन के दौरान उन्होंने शिलालेखों में उसके शासन काल के 8वें वर्ष से लेकर, कब से, 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक की जो घटनाएं हैं, वो हमें शिलालेखों, अभिलेखों और या फिर कह लें जो आपके गुहा लेख हैं, चाहे हम पिलर एडिक्ट की बात करते हैं, रॉक एडिक्ट की बात करते हैं, केव इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, उनमें जो जानकारी मिलती है वो उनके 8th ईयर से लेकर 27th ईयर तक का जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राचीन राजमार्गों के किनारे मिलते हैं। इसका कारण आप सभी जानते हैं। कारण यह था कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ऐसी जगहों पर स्थापित किए गए थे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको पढ़ सकें और राजा की जो बात है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए उन्होंने जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो रूट्स थे, ठीक है, जहां से लोग आते जाते थे, उनके किनारे उन्होंने उनको स्थापित कराया था। इसके अलावा यदि हम दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, जो भी कुछ अभिलेख मिले हैं उसमें दक्षिण में अधिकतर दक्षिण की सोने की खानों के आसपास ही जो है हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से अब अशोक की क्या कुछ आपकी गृह नीति थी, उनका फॉरेन पॉलिसी क्या था, धम्म नीति कैसी थी, राज्य की विस्तार की जानकारी संबंधी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में ही विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में शिलालेख की। शिलालेख 2 प्रकार के हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, जिसे आप मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट के रूप में बेटे जानते हो। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम जो है नेक्स्ट क्लास उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हेलो।